शाइस्ता खान पुणे में अपना डेरा डाले बैठा था। करीब 2 साल की मशक्कत के बाद शाइस्ता खान के हाथों में केवल एक ही किला लगा था, वो था चाकण। पुणे के बाकी सारे किले शिवाजी राजे के ही कब्जे में थे। हालांकि बहला फुसला कर उसने परिंडा के किले को भी जीत लिया था, लेकिन इतनी विशाल सेना के साथ मात्र 2 किले जीत पाना ये एक तरह से हार ही थी। बरसात का मौसम खत्म हो चुका था और अब शाइस्ता खान किसी नई योजना को बनाने में लग गया था। असल में शाइस्ता खान की नजर अब समुद्र के तट वाले इलाके में थी। शाइस्ता खान अब कोंकण पर कब्जा जमाना चाहता था, क्योंकि मैदान का इलाका तो अब उसके कब्जे में था ही। शाइस्ता खान ने कोंकण पर कब्जा जमाने की मुहिम के लिए परिंडा किले को जीतने वाले सरदार कहर तलब खान को चुना। क्योंकि कहर तलब खान काफी दिनों से शिवाजी पर नजर रखे था और वो उन इलाकों से अच्छी तरह से वाकिफ था, तो इस मुहिम के लिए वो सबसे उपयुक्त भी वही उसके साथ कई और सरदारों को भी शामिल किया गया, जिसमें जाधव गाढ़े जैसे मराठे सरदार थे जो उस इलाके के ही बाशिंदे थे और चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। इसके अलावा एक शूरवीर स्त्री को भी इस मुहिम पर भेजा जा रहा था और वो थी राय बाघिन। राय बाघिन अपनी सेना के साथ सहायता के लिए तैयार खड़ी थी। शाइस्ता खान ने कहर तलब खान को बुलाया। आओ कहर तलब खान, तुमने परिंडा के किले को जीतकर हमें पुणे में और मजबूत कर दिया है, लेकिन अब यही नहीं रुकना है। शाइस्ता खान की बात सुनकर कहर तलब खान बोला, बिल्कुल खान साहब, शिवाजी बेहद चालाक है, वो हमेशा ही हमें भटकाए रहता है। क्यों ना अब सीधे उसके किले पर ही हमला कर दिया जाए। नहीं, शिवाजी को घेरने के लिए पहले हमें एक पुख्ता योजना बनानी होगी। मैदानी इलाकों पर अब लगभग हमारा कब्जा है। अब जरूरत है समुद्र के तटों को जीतने की। मैं समझा नहीं खान साहब, कहर तलब खान ने कहा। असल में अब मैं कोंकण प्रदेश को जीतने की बात कर रहा हूँ और इस मुहिम के लिए हमने तुम्हें चुना है। जाओ और रवानगी की तैयारी करो, जल्द से जल्द कोंकण की तरफ कूच करो। शाइस्ता खान ने कहर तलब खान को हुक्म दिया और तुम्हारे साथ इस मुहिम में बंगाल की शेरनी राय बाघिन भी होगी। अब देखते हैं ये चूहा शिवाजी अपने बिल से बाहर कैसे नहीं निकलता है। कहर तलब खान ने शाइस्ता के हुक्म की तामील की और अपनी सेना को जुटाना शुरू कर दिया। इधर शिवाजी राजे शाहजी राजा के साथ शिकार में व्यस्त थे और जंगली सुअर के शिकार के इस खेल में शाहजी की जान को भी खतरा था। असल में एक सुअर उनके ठीक पीछे था। शाहजी राजे को इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था कि उनके पीछे एक जंगली सुअर घात लगाए खड़ा है। अब शाहजी से दूर खड़े शिवाजी को बड़ी सावधानी से अपने पिता को बचाना था, क्योंकि जरा सी भी चूक और शाहजी की जान भी जा सकती थी। शिवाजी ने अचानक से चिंगाड़ने की आवाजें निकाली और अपने हाथ में लिए भाले से जमीन पर जोर जोर से टक्कर देने लगे। अब सुअर का ध्यान शाहजी से भटक गया और शिवाजी की ओर हो गया। सुअर 2 टूक शिवाजी को तकता रहा। शिवाजी को जैसे ही पता चला कि उस जानवर का ध्यान अब शाहजी से हटकर उनकी ओर हो गया है, शिवाजी ने उसे भटकाने के लिए भाले की टक्कर को और तेज कर दिया। जंगली सुअर अब समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। भाले की भारी आवाज अब उस जानवर को बेचैन कर रही थी। सुअर ने उछलना शुरू कर दिया, वो गुर्राने लगा और जैसा कि शिवाजी चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो जानवर शिवाजी के पैंतरे में फंस रहा था। शाहजी राजे को अब शिवाजी की फिक्र होने लगी। वो चिंतित हो उठे। उन्हें शिवाजी की तरकीब तो पसंद आ रही थी, पर शिवाजी पर मुसीबत आते देख उन्हें भी चिंता हो रही थी। इस बीच शिवाजी के दल के सिपाही भी दौड़कर वहां पहुंच गए। उन्हें शिवाजी ने इशारे से शाहजी को लेकर जाने के लिए कहा। दल में तानाजी थे, जो कि शिवाजी के इशारों को समझने में पूरी तरह से माहिर थे। तानाजी ने हल्के से शाहजी का रथ खींचना शुरू कर दिया। शाहजी को शिवाजी की फिक्र होने लगी थी। वो शिवाजी को आवाज भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि उस जंगली सुअर से निजात पाना जरूरी था और वो उसका ध्यान वापस भटकाना नहीं चाहते थे। तानाजी ने बड़ी खूबी से शाहजी के छोटे से रथ को सुअर से दूर कर दिया और एक काबिल सिपाही को थमाकर कहा, जल्दी से महाराज साहब को सही सलामत वापस राजगढ़ ले जाओ। सिपाही ने फुर्ती दिखाई और शाहजी को लेकर वहां से निकल गया। अब जैसे ही शाहजी वहां से निकले, जंगली सुअर ने तुरंत अपने तेज पैर शिवाजी की ओर बढ़ा दिए। शिवाजी चौकन्ने हो गए। उन्होंने हाथों में भाला और ढाल दोनों कस के पकड़ रखे थे और आत्मरक्षित मुद्रा में खुद को स्थिर कर लिया था। उन्हें पता था कि वो सुअर दौड़कर उन पर हमला करने की कोशिश करेगा।
बिल्कुल वैसा ही हुआ। सुअर ने तेज दौड़ लगाकर सीधा शिवाजी के ऊपर हमला कर दिया। शिवाजी ने तुरंत अपनी ढाल की मदद से सुअर को रोक लिया और उसे हवा में उछाल दिया। हवा में उछलते ही सुअर शिवाजी के मस्तक से होकर पीछे की ओर अपनी पीठ के बल गिर पड़ा और करहाने लगा, लेकिन उसमें अभी हिम्मत बची थी। इतनी जल्दी वो हार मानने वाला नहीं। वो तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया और शिवाजी की ओर देखकर जोरों से पांव को जमीन पर पटका। शिवाजी ने उसके सामने देखकर जोरों से धुतकार लगाई। सुअर को शिवाजी का संकेत समझ आ गया। उसने अपनी दूसरी ओर देखा तो रास्ता खाली था। वो अपनी जान बचाकर तुरंत वहां से भाग गया। सबने राहत की सांस ली। जंगली सुअर से छुटकारा पाकर शिवाजी तानाजी और दल के बाकी साथियों से मिले। उन्होंने मामले की जांच की। शिवाजी ने पूछा, गांव में खतरा टल गया? तानाजी ने आश्वासित स्वर में कहा, हाँ राजे, गांव अब सुरक्षित है। शिवाजी ने पूछा, कितने सुअर घुस आए थे? तानाजी ने जवाब दिया, 8-9 थे। काफी खतरनाक थे। 4 लोगों को घायल किया है और उन्हें तुरंत गांव के वैद्य के पास भिजवा दिया गया है। उनका इलाज हो रहा है। शिवाजी ने मन में सोचा, उन्हें इस सुअर की मुठभेड़ में अभी मुश्किल से आधा घंटा बीता होगा, लेकिन इस समय में ही तानाजी ने 7-8 बनैले सुअरों को मार दिया। कैसे? राजगढ़ के आसपास जिस तरह के जानवर रहते थे, उनमें जंगली सुअरों से निपटना सबसे मुश्किल था, और खास तौर पर तब जब वो गांव के भीतर घुस आए हों। असल में जंगली सुअरों की चमड़ी बहुत भारी होती है और तीर भी अक्सर उन पर काम नहीं करते हैं। शिवाजी ने तानाजी से पूछा कि उन्होंने इतने कम समय में कैसे सुअरों को खदेड़ा। तो तानाजी ने कहा, अब राजे, आपकी ही रणनीति है जिसका इस्तेमाल मैंने यहाँ किया और सुअरों को जंगल का रास्ता दिख गया। शिवाजी अक्सर अपने वीर मराठाओं से अपनी युद्ध नीति साझा करते थे। जब दुश्मन आपे से बाहर हो तो हमला मत करो, उसे शांत होने दो। अपना रक्षा कवच बाहर की तरफ रखो और दुश्मन से नजरें मिलाकर उसकी कमजोरी खोजते रहो, और जैसे ही वो शांत हो जाए या बौखला जाए, तुरंत वार कर उसे मार दो। ऐसे दुश्मन तय वक्त से जल्दी मर जाता है। शिवाजी ने तानाजी को शाबाशी दी और अब गांव से सुअरों को भगाकर वो वापस राजगढ़ लौट आए। जीजाबाई को जब इस पूरी घटना की जानकारी हुई तो वे घबरा गईं, लेकिन बाद में महाराज साहब और शिवाजी को सुरक्षित देखकर उनकी जान में जान आई। क्यों रे शिवबा, तेरे मनोरंजन में तो मेरी जान हलक में आ गई थी, माँ साहब ने कहा। नहीं माँ साहब, वो तो थोड़ी चूक हो गई थी, वरना आपको तो पता भी ना चलता, शिवाजी राजे ने माँ साहब से कहा। संध्या का समय हो रहा था। पिता पुत्र पूरे दिन भर के शिकार के इस खेल से थके हुए भोजनोपरांत थोड़ी बातचीत हुई और फिर वे सो गए। अगले दिन दरबार में बहरजी नायक, जो कि शिवाजी राजे के सबसे विश्वसनीय गुप्तचर थे, आए और उन्होंने राजे को खबर दी कि असल में शाइस्ता खान की रणनीति क्या है। कोंकण में समुद्र तटीय इलाकों को जीतने के लिए शाइस्ता खान ने कहर तलब खान को भेजने की योजना बनाई है। ये बात चिंता करने वाली तो थी ही, लेकिन शिवाजी राजे भी इस योजना पर पानी फेरने के लिए तैयार थे। तो अब कहर तलब खान अपनी 20,000 की सेना के साथ हमारे कोंकण के इलाकों पर कब्जा करेगा। शिवाजी राजे ने बहरजी की बात को सुनकर कहा, जी राजे, 20,000 की सेना और घोड़े, नए नए प्रकार के अस्त्र शस्त्र, इन सब चीजों से सुसज्जित सेना को कोंकण की तरफ कूच करने का आदेश दिया गया है। कहर तलब खान को इस मुहिम का जिम्मा सौंपा गया है। बहरजी ने पूरी बात बताते हुए कहा, अच्छा। शिवाजी राजे के मन में कोई योजना चल रही थी जिसे शायद अभी उजागर करना ठीक नहीं था। बहरजी के जाने के बाद शाहजी राजे से शिवाजी की मुलाकात हुई। अब शाहजी राजे को वापस लौटना था, लेकिन 2 दिन बाद ही दशहरे का त्योहार था। आखिरकार शाहजी राजे ने विजयादशमी तक रुकने का फैसला किया। दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया गया और उसी दिन सीमा उल्लंघन की रस्म भी पूरी की जाती है। असल में सीमा उल्लंघन की रस्म वीरों के लिए बड़ी अहम मानी जाती है। जब कभी भी किसी युद्ध का यलगार का सवाई शंख बजाना होता तो विजयादशमी के दिन सीमा उल्लंघन की रस्म अदा की जाती है। आखिर युद्ध भूमि में विजयादशमी के दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था, तो किसी भी युद्ध में जाने से पहले विजयादशमी के दिन ही सीमा उल्लंघन की रस्म अदा करने से शुभ संकेत क्या हो सकता था।
लेकिन असल में राजे किस योजना पर निकलने वाले थे। विजयादशमी के त्योहार के बाद शाहजी राजे ने वापस जाने का फैसला लिया। पिता पुत्र की बरसों बाद की इस मुलाकात का अंत यहीं हुआ। अब असल में शिवाजी राजे की योजना शुरू होती है। शाहजी राजे के जाने के कुछ दिनों बाद शिवाजी राजे ने अपने सभी योद्धाओं तानाजी, माणकोजी इत्यादि को उम्बरखिंड की योजना के बारे में बताया। असल में शिवाजी ने कहर तलब खान की 20,000 की सेना को उम्बरखिंड में घेरने की योजना बनाई थी। कोंकण प्रदेश में प्रवेश से पहले कहर तलब खान को जिस जंगल से होकर गुजरना था वो था उम्बरखिंड। उम्बरखिंड के घने जंगलों से रोशनी भी छनकर नीचे नहीं जा सकती थी। जंगली जानवर ऐसे कि जंगल से अनजान इंसान को कहाँ गायब हो जाएगा किसी को खबर ही नहीं होगी। शिवाजी राजे के मावले सैनिक अपनी भूमि के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे और शिवाजी राजे ने इसीलिए उम्बरखिंड में ही दुश्मनों को घेरना उचित समझा। अब बारी उम्बरखिंड के लिए कूच की थी। अपने सैनिकों को कूच से पहले आखिरी घोष देते हुए कहा, उन 20,000 मुगल सैनिकों के लिए हम 1,000 ही काफी हैं। जो भी करेंगे नीति से करेंगे, वादा है हमारा। हमारे एक भी सिपाही को खरोंच नहीं आएगी और दुश्मन घुटने टेक देगा। कूच का डंका बज उठा। टापों की गड़गड़ाहट से गढ़ का कोना कोना गूंज उठा। गांव वालों ने शिवाजी राजे की जय का नारा लगाया और शिवाजी के 1,000 वीर मावले उम्बरखिंड की तरफ कूच कर दिए। अब शिवाजी निकल पड़े थे उम्बरखिंड की तरफ, जहां पर कहर तलब खान से पहले पहुंचकर उन्हें अपनी योजना को अंजाम देना है। क्या शिवाजी कहर तलब खान से पहले पहुंचकर उसे रोक पाएंगे? शाइस्ता खान पुणे में अपना डेरा डाले बैठा था। करीब 2 साल की मुशक्कत के बाद शाइस्ता खान के हाथों में केवल एक ही किला लगा था, वो था चाकण। पुणे के बाकी सारे किले शिवाजी राजे के ही कब्जे में थे। हालांकि बहला फुसला कर उसने परिंडा के किले को भी जीत लिया था, लेकिन इतनी विशाल सेना के साथ मात्र 2 किले जीत पाना ये एक तरह से हार ही थी। बरसात का मौसम खत्म हो चुका था और अब शाइस्ता खान किसी नई योजना को बनाने में लग गया था। असल में शाइस्ता खान की नजर अब समुद्र के तट वाले इलाके में थी। शाइस्ता खान अब कोंकण पर कब्जा जमाना चाहता था, क्योंकि मैदान का इलाका तो अब उसके कब्जे में था ही। शाइस्ता खान ने कोंकण पर कब्जा जमाने की मुहिम के लिए परिंडा किले को जीतने वाले सरदार कहर तलब खान को चुना, क्योंकि कहर तलब खान काफी दिनों से शिवाजी पर नजर रखे था और वो उन इलाकों से अच्छी तरह से वाकिफ था। तो इस मुहिम के लिए वो सबसे उपयुक्त भी वही, उसके साथ कई और सरदारों को भी शामिल किया गया, जिसमें जाधव, गाढ़े जैसे मराठे सरदार थे जो उस इलाके के ही बाशिंदे थे और चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। इसके अलावा एक शूरवीर स्त्री को भी इस मुहिम पर भेजा जा रहा था और वो थी राय बाघिन। राय बाघिन अपनी सेना के साथ सहायता के लिए तैयार खड़ी थी। शाइस्ता खान ने कहर तलब खान को बुलाया। आओ कहर तलब खान, तुमने परिंडा के किले को जीतकर हमें पुणे में और मजबूत कर दिया है, लेकिन अब यही नहीं रुकना है। शाइस्ता खान की बात सुनकर कहर तलब खान बोला, बिल्कुल खान साहब, शिवाजी बेहद चालाक है। वो हमेशा ही हमें भटकाए रहता है। क्यों ना अब सीधे उसके किले पर ही हमला कर दिया जाए। नहीं, शिवाजी को घेरने के लिए पहले हमें एक पुख्ता योजना बनानी होगी। मैदानी इलाकों पर अब लगभग हमारा कब्जा है। अब जरूरत है समुद्र के तटों को जीतने की। मैं समझा नहीं खान साहब, कहर तलब खान ने कहा। असल में अब मैं कोंकण प्रदेश को जीतने की बात कर रहा हूँ और इस मुहिम के लिए हमने तुम्हें चुना है। जाओ और रवानगी की तैयारी करो। जल्द से जल्द कोंकण की तरफ कूच करो। शाइस्ता खान ने कहर तलब खान को हुक्म दिया और तुम्हारे साथ इस मुहिम में बंगाल की शेरनी राय बाघिन भी होगी। अब देखते हैं ये चूहा शिवाजी अपने बिल से बाहर कैसे नहीं निकलता है। कहर तलब खान ने शाइस्ता के हुक्म की तामील की और अपनी सेना को जुटाना शुरू कर दिया। इधर शिवाजी राजे शाहजी राजा के साथ